वित्तीय शिक्षा की कहानी, भाई बहन की जुबानी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मुझे बढ़िया नौकरी मिल गई है। अब मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। जो मेरी पसंद की चीजें हैं उसे खरीद सकती हूँ। वो डिजाइनर हैंडबैग और स्मार्टफोन, वो भी लेटेस्ट वाला। भैया को मोबाइल फोन के ऑफर्स के बारे में अच्छी जानकारी होगी, तो उनसे पता करती हूँ। अरे वाह, नौकरी मिलने की बहुत बधाई। पर अभी तो पहला वेतन हाथ भी नहीं लगा और उसके पहले ही तुमने उस पैसे को पूरा खर्च करने का सोच लिया। चलो, आज हम पैसों को मैनेज करने के बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले हम देखते हैं अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच के फर्क को। जरूरतों और इच्छाओं का फर्क मतलब भैया? जरूरत का मतलब वो चीज होता है जिसके बिना हमारा जीवन कठिन हो जाता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। वो वस्तु या सुविधा जिसे हम चाहते हैं लेकिन जीने के लिए आवश्यक नहीं होती, उसे हम इच्छा कह सकते हैं। लेटेस्ट और महंगे स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ साल में ये पुराना हो जाता है। इसके बजाय हमें अपनी मेहनत के पैसों को भविष्य के लिए सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए। बात तो सही है भैया। तो अब क्या करना चाहिए? हमें बजट बनाना चाहिए। जब हम बजट बनाते हैं तब हम ठीक से प्लान कर पाते हैं कि हमें अपनी कमाई से कितना पैसा खर्च करना है और कितने पैसों को भविष्य के लिए बचाना है। इस तरह हम बेवजह फिजूल खर्चों से बच सकते हैं और भविष्य के लिए बचत आसानी से हो जाती है। तुम समझी निधि? बचत हमारी आय का वो हिस्सा है जिसे हम अपने भविष्य या आपात स्थितियों के लिए अलग रखते हैं। पर बचत तब होती है जब आय खर्चे से ज्यादा होती है। इसलिए आय होने पर पहले ही बचत की रकम अलग करनी चाहिए और उसके बाद बचे हुए पैसे को ही खर्च करना चाहिए। हमेशा खर्च से पहले बचत होनी चाहिए। अपनी बचत के पैसे को निवेश करने से अपना पैसा लगातार बढ़ता रहता है और हमें वित्तीय सुरक्षा मिलती है। तो अब मेरे लिए जरूरी है खाना, दैनिक खर्च और बचत। भैया, आपने जैसा बताया था वैसे ही मैंने अपना बजट बनाया, जिसका बहुत फायदा हुआ है मुझे। अब मैं अपने खर्चे और बचत के प्रति अधिक जागरूक हूँ। यह तो बहुत बढ़िया हुआ निधि। बचत के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए खर्च पर नियंत्रण करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। खर्च को नियंत्रित रखने से पहली बात, वित्तीय तनाव कम रहता है और हमारे पास ज्यादा निवेश करने की क्षमता आती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक छोटा सा बीज है। जब आप इसे रोपते हैं तो ये बढ़ने लगता है और समय के साथ इसमें अधिक बीज पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये नए बीज भी बढ़कर एक नए पौधे का रूप ले लेते हैं और अपने स्वयं के बीज पैदा करते हैं। विकास का ये निरंतर चक्र कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि के बराबर है। मान लीजिए कि आपने 10% वार्षिक ब्याज दर वाले खाते में 1000 रुपए का निवेश किया है। पहले वर्ष के बाद आप ब्याज के रूप में 100 रुपए कमाते हैं, लेकिन आप उस 100 रुपए को निकालने की बजाय उसे वापस खाते में निवेश कर देते हैं। तो अब तीसरे वर्ष में आप न केवल अपने शुरुआती 1000 रुपए पर बल्कि अतिरिक्त 100 रुपए पर भी ब्याज अर्जित करेंगे। इससे पैसे के लगातार बढ़ने की एक साइकिल बन जाती है। अपनी रकम दोगुनी कब होगी ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए हम 72 का नियम समझते हैं। अनुमानित दोगुना समय ज्ञात करने के लिए 72 को ब्याज दर से विभाजित करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है 6% ब्याज दर के साथ। यदि आप 72 को 6 से विभाजित करें तो आपको 12 मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके निवेश को 2 लाख होने में 12 साल लगेंगे। वैसे ही आपके पैसे कितने समय में चौगुने होंगे ये जानने के लिए 144 को ब्याज दर से विभाजित करें। वाह, ये तो मुझे बड़ी आसानी से समझ आ गया। मेरी बहन बहुत स्मार्ट है। पर निधि, तुम्हारे वित्तीय लक्ष्य भी स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट वित्तीय लक्ष्य, इसका क्या मतलब है? स्मार्ट वित्तीय लक्ष्य वो होते हैं जो एकदम स्पष्ट होते हैं और आपकी रुचि और प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं।
ये लक्ष्य बिना किसी मुश्किल के एक निर्धारित समय सीमा में हासिल किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल के लिए बचत करना अस्पष्ट और मापने के लिए कठिन वित्तीय लक्ष्य है। आप प्रगति कर रहे हैं या आपने लक्ष्य हासिल कर लिया है, यह आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन 10 महीने में 100 सीसी मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपयों की बचत करना, ये एक स्मार्ट वित्तीय लक्ष्य है। थैंक यू भैया, आज जो आपने मुझे समझाया है मुझे अपना भविष्य सुरक्षित करने में बहुत काम आएगा। अपने बड़े भाई के मार्गदर्शन से छोटी बहन ने वित्तीय ज्ञान की एक नई दिशा पाई है। अब दोनों भाई बहन बुद्धिमानी से अपने सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।